साल की उम्र से ही गायकी के क्षेत्र में पदार्पण कर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर लगातार अपनी सुरीली आवाजों से श्रोताओं को मनोरंजित कर रही सोनाली सेन ने सीजी न्यूज जंक्शन से अब तक के सफर पर खास जानकारी दी। सरगम ए म्यूजिकल की संचालिका सोनाली सेन ने बताया कि उनकी मां ही उनकी प्रथम संगीत गुरु है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, रविंद्र संगीत सभी में पारंगत सोनाली सेन का उत्कृष्ट प्रदर्शन लगातार जारी है। विभिन्न सम्मानों से नवाजी गई गायिका सोनाली सेन संगीतकार आर.डी. बर्मन एवं आशा भोसले के संगीत एवं गीतों को काफी पसंद करती है। वही छत्तीसगढ़ी गीतों की ओर सोनाली सेन का काफी रुझान है। सोनाली सेन ने बताया कि संगीत निर्देशन में उनकी काफी रुचि है। जंक्शन देख रहे हैं और आज हम एक खास अनूठी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने गायकी के क्षेत्र में अपनी खास मिसाल पेश की है। काफ़ी वर्षों का गायकी का उनका अनुभव है, किस तरह से उनका गायकी का रुझान हुआ, कौन उनके गुरु थे और इस क्षेत्र में उनका आना कैसे हुआ, सारी बातें करेंगे। सोनाली सेन जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सीजी न्यूज़ जंक्शन में आपका नमस्कार। बताइए, गायकी के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ? गायकी के क्षेत्र में रुझान मेरा बचपन से ही था जी। क्योंकि मेरी माँ मेरी प्रथम संगीत गुरु हैं। तो मेरी माँ का कहना है कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो है 3 से 3.5 साल की उम्र के बीच हुआ था। काफ़ी कम उम्र में आपने जो गायकी। जी, और संगीत का रुझान उन्हीं को दिखा, मेरे माँ बाप को ही, माता पिता को ही दिखा ये रुझान, और धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू किया। और फिर वो धीरे धीरे सीखते सीखते फिर प्रथम गुरु माँ ही थी। उसके बाद फिर अन्य गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने कालगांवकर गुरुजी से ली। उसके बाद फिर रायपुर आकाशवाणी से श्री निमाई दत्ता वो आते थे मुझे सुगम संगीत की जो प्रॉपर तालीम होती है, कैसे हम दूरदर्शन या आकाशवाणी की ऑडिशन की हम कैसे तैयारी करते हैं, उसकी शिक्षा मैंने उनसे प्राप्त की। और फिर ये सफ़र चलता रहा, आज तक जारी है। सीखने की प्रक्रिया तो आज भी जारी है, आज भी सीख ही रही हूँ। मूलतः आप जो बांग्ला भाषी हैं, तो बंगाल से भी आप गई थी, जो बांग्ला भाषा की आपने भी मतलब जो उसमें गायकी के क्षेत्र में कुछ ऐसा सीख प्राप्त करी आपने उसमें से? मूलतः बंगाली हूँ पर पैदाइशी छत्तीसगढ़ी हूँ। जी, भिलाई में पली बड़ी हूँ, तो यहीं सारी चीज़ें यहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई और सारी शिक्षा, मेरी तालीम आगे की भी यहीं हुई है। और नहीं, बंगाल तो मैं गई नहीं सीखने के लिए। बंगाली संगीत या बंगाल से जुड़ी हुई जो संगीत की विधाएं हैं अलग अलग, वो मैंने माँ से ही सीखी हैं। लोक संगीत हो या फिर खासकर रविंद्र संगीत, वो एक विशेष जॉनर है जिसमें मेरा बहुत अधिक रुचि है। मैं साल में हर साल एक कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम मैं करवाती हूँ मई में, रविन्द्रनाथ जयंती, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में। तो बंगाली संगीत की जो शिक्षा है वो मैंने माँ से ही ली है। और फिर अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। पहले भी थे, कैसेट्स थे, सीडीज़ थे, अब यूट्यूब है, गूगल है, नेट है, तो हम सुनते रहते हैं और रोज़ हम नया नया कुछ सीखते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया, ये मैं कहना चाहूँगी सभी संगीत के जानकार और संगीत में रुचि रखने वाले लोगों से, ये मेरा खुद का ये अनुभव है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। आप जो है शिक्षक भी हैं और गायकी के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र को सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि गायक के लिए रियाज़ बहुत ज़रूरी है, समय कैसे निकाल? मैं कहना चाहूँगी कि मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरवाए में भौतिक शास्त्र फिज़िक्स की लेक्चरर हूँ। तो वैसे तो फिज़िक्स का म्यूज़िक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। साइंस अगर देखें हम तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम फिज़िक्स को समझते हैं तो हम म्यूज़िक को समझ पाते हैं। मेरा जैसा संगीत में रुझान बचपन से था, फिज़िक्स में भी रुझान मेरा जब मैं 10वीं 11वीं में पहुंची तो उसमें भी मेरा रुझान हुआ। तो ऐसा था घर में कि पढ़ाई भी करना है, साथ में संगीत भी रहे, तो दोनों चीज़ों को मैंने हमेशा बैलेंस बनाए रखा और बड़ा आनंद आता था दोनों में बैलेंस बना के, दोनों चीज़ों को एक साथ आगे ले जाने में बड़ा अच्छा लगता था। लगातार आप लोगों का स्टेज तो कार्यक्रम होते रहता है, एक आध ऐसा जिक्र बताइए। स्टेज प्रोग्राम तो कई होते रहते हैं और बचपन से कई प्रतियोगिताओं में भी मैंने भाग लिया है। एक ऐसी विशेष प्रतियोगिता जो मेरे जीवन में एक अलग स्थान
उसकी एक अलग याद है मेरे जहन में। वो है डोवरलिन म्यूज़िक एकेडमी जो है कलकत्ता में। डोवरलिन बहुत पॉपुलर एक संगीत समारोह आयोजित करता है और साथ में वो प्रतियोगिता भी का भी आयोजन करते हैं। उसमें मैंने ये बहुत पहले की बात है, उसमें मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरे पिताजी जो है वहाँ मुझे ले गए थे और भजन प्रतियोगिता में मैंने ऑल इंडिया में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। बहुत कठिन और बहुत टफ कंपटीशन होता है, बहुत प्रेस्टिजियस था मेरे लिए, क्योंकि पुरस्कार वितरण पंडित अल्लाह जो हैं उनके हाथों पुरस्कार वितरण हुआ था। तो वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा, बड़ी उपलब्धि रही। जी, एक यादगार लम्हा था मेरे लिए। और शिव कुमार शर्मा जी भी थे उस पुरस्कार वितरण के दिन। मेरे लिए और मेरे परिवार, मतलब मेरा ननिहाल पूरा कलकत्ता में है, तो फर्स्ट लाइन में मेरे मामा मौसी सब पूरा परिवार बैठा था, उनके लिए भी बहुत यादगार था, बहुत प्रेस्टिजियस था और मेरे लिए तो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। तो वो एक उपलब्धि थी जब मैं छोटी थी। उसके बाद फिर लगातार बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम हमने दिए, राज्योत्सव, राजिम कुंभ, बागबाहरा में उसमें शिवरात्रि के समय महोत्सव होता है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भिलाई में तो दिए ही दिए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में भी और ऑल इंडिया राउरकेला वगैरह में भी मैं गई हूँ। कलकत्ता में प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं बहुत सारे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रथम गुरुजी है माताजी थी। 3 साल से लगभग आपने गायकी के क्षेत्र में कदम रख लिया था। जी जी। कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है आप बजा लेती हैं? हाँ, ये भी एक उल्लेखनीय विषय है। हारमोनियम बजाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया शुरू से ही, मतलब मैं लगभग 4-4.5 साल की उम्र से मैं हारमोनियम बजा लेती थी। बजा के गाने का जो रियाज़ है मुझे मम्मी ने ही सिखाया और हारमोनियम का साथ मेरा रहा बहुत। एक उम्र तक तो हारमोनियम तबले में ही कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ होती थी। फिर एक समय आया जब दर्शक जो हैं वो सिर्फ हारमोनियम तबले से बोर होते थे, उनको थोड़ा सा तामझाम और म्यूज़िक, और ये भी बात है कि एकम्पनिस्ट मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कार्यक्रम जब सीज़न रहता है प्रोग्राम का तो सभी बिज़ी रहते हैं, सभी कलाकार। तो फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदे और एक अपनी टीम बनाई, खुद कीबोर्ड का रियाज़ किया मैंने। और आज के डेट में शायद माँ सरस्वती की कृपा है कि छत्तीसगढ़ में शायद एकमात्र महिला कीबोर्ड प्लेयर जो अपने टीम का संचालन भी करती हैं, डायरेक्टर भी है। तो टीम के साथ रियाज के लिए कैसे समय निकालती हैं? वो तो शाम को ही निकल पाता है, क्योंकि हमारी टीम में सभी नौकरी पेशा हैं, तो दिन में तो समय मिलता ही नहीं है। तो शाम को ही हम लोग वही 7:30-8 बजे से ही के बाद। छत्तीसगढ़ में तो प्राय आपके कार्यक्रम होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा इंडिया में और कहाँ पे आपके कार्यक्रम हुए? कलकत्ता में गई हूँ, आपका राउरकेला में गई हूँ, उड़ीसा में 1-2 शहरों में और गई हूँ नवरात्रि के समय, रायगढ़ और ऐसे जगह नाम याद नहीं आ रहे मुझे। नवरात्रि के समय बहुत सारे जगह में जाते रहते हैं, बाहर भी हम। तो कार्यक्रम हमने बहुत सारे दिए हैं और हर कार्यक्रम का एक अपना नया अनुभव रहता है, एक नया अनुभव जुड़ा हुआ रहता है हर कार्यक्रम के साथ। अच्छा लगता है। सबसे मेरा पहला जो पैशन है वो है स्टेज प्रोग्राम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद दिलाता है, क्योंकि हम 1-to-1 पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, 70-80s की बात करें तो वहाँ के गीत संगीत कुछ अलग ही होते थे। आज की जनरेशन जो है क्या सुनना पसंद करती है? देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग अभी की जनरेशन को कोसते हैं, ऐसा गलत है। अभी की म्यूज़िक भी अच्छी है, अच्छे गाने बन रहे हैं, अच्छी म्यूज़िक, अच्छे संगीत निर्देशक आ रहे हैं। पुराना संगीत भी अच्छा था उस समय के, मतलब सारी चीज़ें कंटेम्पोररी है मेरे हिसाब से। उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो जो संगीत था उस समय, R.D. बर्मन की म्यूज़िक या O.P. नायर साहब की म्यूज़िक, ये बड़ा ट्रेंडी और वेस्टर्न और एक पेपी जैसा लगता था। आज के ज़माने में भी सॉफ्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और जो पेपी नंबर्स बनाते हैं वैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं। तो संगीत तो ऐसा है कि जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाए, वो संगीत है। अब ये दर्शक पे डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद करता है सुनने को। तो मेरे लिए तो कोई संगीत बुरा नहीं है, चाहे आप फिल्मों में आइटम नंबर कहें, फिल्मों में आप सैड सॉन्ग कहें, बल्कि आइटम नंबर तो सबसे कठिन होते हैं। मतलब सांगीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर फिल्म में जो ये जो अपने आइटम नंबर्स बनते हैं बहुत कठिन होते हैं। गाने में कठिन होता है, कंपोजिशन कठिन होता है, ऑर्केस्ट्रेशन बहुत कठिन होता है। इसका जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं स्टेज में तो वो भी बड़ा कठिन होता है हमारे लिए, उस रेप्लिका को स्टेज में प्रस्तुत करना। अच्छा, ये बताइए कि
संगीतकार में किन्हें आप अपना आदर्श मानती है और किस गायक को आप जो है फॉलो करती हैं? संगीतकार तो बहुत से हैं, पर मेरे प्रिय संगीतकार आर डी बर्मन हैं, क्योंकि मेरे कोई भी दर्शक अगर नोट करे जो लगातार मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में मैंने भी देखा हूँ। जी 30 गाने अगर हैं तो उसमें से 20-22 गाने आपको आर डी बर्मन के ही मिलेंगे। पता नहीं, एक बड़ा अलग सा क्रेज़ है मुझे उनके संगीत निर्देशन और उनकी जो रिदम पैटर्न और जिस तरीके से वो अपनी क्रिएट करते थे म्यूज़िक को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो उस समय भी उतना ही ताज़ा लगता था और आज भी उतना ही फ्रेश लगता है सुनने में। और वैसे ही मेरी आशा भोसले जी जो है वो मेरी फेवरेट सिंगर हैं। कभी मौका मिले उनके चरण स्पर्श करने का तो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा। सोनाली जी, चूँकि आप जो है छत्तीसगढ़ में आपका जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करती हैं, मूलतः जो है बांग्ला भाषी ज़रूर है, पर आपका जो संपूर्ण जीवन कहा जाए ये छत्तीसगढ़ में ही अब बीत चुका है। तो छत्तीसगढ़ी गीतों की ओर आपका रुझान नहीं हुआ? इस बारे में आपका कुछ? नहीं, छत्तीसगढ़ी गीतों की तरफ जो रुझान है, मैंने गुरुओं में मैं नाम लेना चाहूँगी स्वर्गीय कवि श्री मुकुंद कौशल जी। वो हैं जिन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ी गीतों के प्रति जिन्होंने मेरा रुझान बढ़ाया। उनको मैं गुरु मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के संगीत निर्देशन और उन्हीं के लिखे हुए गीत मैंने गाए हैं। उनके एल्बम कुछ निकले हैं उस समय, तो छत्तीसगढ़ी गीत भी मैंने गाए हैं उनके। छोटा मोटा कुछ मुखड़ा छत्तीसगढ़ी गीत का अभी तो अरपा पैरी याद आ रहा है मुझे, सुना दो। मुखड़ा सुना दीजिए। एक धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपने मैं पूछना चाहता हूँ। दीपेंद्र हालदार जी जो हैं काफ़ी फेमस गायक हैं, उन्होंने वरिष्ठ गायक हैं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो हमें भी मालूम चला, हम भी ये बात को नहीं जानते थे। हालांकि ये विश्व प्रसिद्ध बात है कि 31 घंटे और 45 मिनट तक लगातार उन्होंने गायकी भजन गाया करके जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आपका कुछ ऐसा लक्ष्य है, अचीवमेंट है? फिलहाल तो नहीं है वैसा कुछ लक्ष्य, पर होगा तो ज़रूर बताऊंगी सबको, सबकी नज़र में लाऊंगी। पर तारीफ़ काबिल है, बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। उस समय वो सिर्फ दीपेंद्र दादा ही नहीं, भिलाई के बहुत से वरिष्ठ कलाकार जो हैं, प्रभंजय भैया, उल्लास भैया और भास्कर भैया, ऐसे कई वरिष्ठ कलाकार हैं जो इस जुड़े हुए थे इस रिकॉर्ड को बनाने में। और मैं दर्शक दीर्घा में थी उस समय। उस दिन वो 2 दिन मैंने देखा था कार्यक्रम को। सबके सहयोग से हो पाया? जी, सबके सहयोग से हो पाया। और बहुत से कलाकारों का नाम छूट रहा है, बहुत से कलाकार थे उस जो रिकॉर्ड बनाने वाला जो काम था उसमें। बाकी मेरा फ्यूचर जो मैं खुद को देखती हूँ, तो मुझे अभी संगीत निर्देशन का मौका मिले तो अब मेरा यूट्यूब चैनल है, खुद के कंपोज किए हुए गाने उसमें डालती रहती हूँ और सुनने वाले अच्छा ही कहते हैं। तो शायद गलतफहमी नहीं है मेरी कि मैं ठीक ठाक कंपोज कर लेती हूँ, तो कभी मौका मिले तो शायद वो भी करूँ मैं। स्टेज प्रोग्राम और शोज़ और ये सब तो हैं ही, पर मौलिक चीज़ें जो हैं वो मैं लाना चाहूँगी सबके सामने। ये थी सोनाली सेन जी, जिनको सालों से गायकी का अनुभव है। 3 साल की उम्र से उन्होंने गायकी के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और आज लगभग उनकी उम्र 50 साल हो चुकी, फिर भी वो गायकी में जिस तरह से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं परंतु पूरे भारत में भी लगभग शहरों में वो घूम चुकी है और आज भी अपनी सेवाएं जो है लोगों को मनोरंजित कर रही है।